ओके स्टूडेंट, तो व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट, जो अपन सब बेसिक समझते हैं, 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है अपन ने। तो ऑप्टिक्स क्या होता है? इट इज जस्ट स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। अब लाइट क्या है, पहले ये बात कर लेते हैं। तो लाइट इज अ ईएम वेव। लाइट को अगर अपन वेव नेचर से समझे तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट इट हैज पार्टिकल नेचर टू। उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट इज ड्यूअल बिहेवियर। एट अवर प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग, जो आपको 12th लेवल पे समझना है, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। इट बिहेव्स लाइक अ वेव एंड अ पार्टिकल बोथ। It behaves like a wave and particle both. Some phenomena can be explained by wave nature and some by particle nature. And some can be explained by both. कुछ चीजें अपन लाइट के दोनों नेचर से समझा सकते हैं। तो अगर इन इन इस तरह से अपन कैटेगराइज करें लाइट की प्रॉपर्टीज को, तो लाइट को समझने के लिए हम है ना 3 कैटेगरी में समझ सकते हैं। एक हो जाएगा रे ऑप्टिक्स, एक हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स, एंड एक हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या क्वांटम ऑप्टिक्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इसको अपन क्वांटम ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लाइट की स्टडी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। रे ऑप्टिक्स डील्स विद ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्मेशन। रे ऑप्टिक्स डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय बोथ नेचर ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स से हम उन सब चीजों को समझा सकते हैं, वो सारी चीजों की स्टडी करेंगे जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इनसे चेंज हो रही है, इनसे रिलेट होती है। जैसे कोई लेंस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाती है, कोई प्रिज्म से लाइट कैसे डिवेट होती है ना। तो ये सारी कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे इन रे ऑप्टिक्स। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन, दिस रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन्स ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा। रे ऑप्टिक्स में हम ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना, इन सारी चीजों की स्टडी करते हैं। फिर वे ऑप्टिक्स क्या होता है? वे ऑप्टिक्स हम लाइट की वेव नेचर की स्टडी करते हैं। तो कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं जो सिर्फ वेव नेचर से समझाए जा सकते हैं। कौन से ऐसे फिनोमेना है जो वेव नेचर से रिलेट होते हैं? सो वन फिनोमेना इज इंटरफेरेंस, अदर इज डिफ्रैक्शन, then polarization etc. ये 3 मेन फिनोमेना है जो हमको समझना है वे ऑप्टिक्स से जो रिलेट होते हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तीनों सिर्फ वेव नेचर से समझा सकते हैं। लाइट का सिर्फ वेव नेचर ही इन्हें एक्सप्लेन कर सकता है। तो इन तीनों को क्लब करके हम चैप्टर पढ़ते हैं वे ऑप्टिक्स, जिसमें हम इन सारी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। द लास्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या क्वांटम ऑप्टिक्स, जहां पे हम लाइट को फोटोन मान के चीजें समझाते हैं। अदरवाइज हम चीजें एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमको लाइट को पार्टिकल मानना पड़ता है। और कौन सा पार्टिकल मानते हैं अपन? फोटोन। और लाइट का फिर फोटोन का नेचर जो है उससे अपन चीजें समझाते हैं। तो एक इफेक्ट, एक फिजिकल थिंग जो एक्सप्लेन करते हैं हम लाइट के फोटोन नेचर से, विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट की स्टडी हम इन 3 कैटेगरीज में करते हैं। आपके फिजिक्स में, 12th के फिजिक्स में हम इन 3 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं अभी हम लोग। रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा इजी हो जाता है बिकॉज यहाँ लाइट को हमको पार्टिकल या वेव कुछ भी हो, वी कैन एक्सप्लेन एनीथिंग, बिकॉज रे ऑप्टिक्स डील्स विद अ स्पेशल फिनोमेना which is exhibited by both either wave or particle, that light propagates in a straight line in a homogeneous medium. Okay, so ray optics deals with the fact that light propagates in a straight line path in an homogeneous medium. तो यहां से अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग। आप लोगों को साथ साथ नोट करते चलना है जो भी चीजें यहाँ चल रही है। आपको कुछ अगर समझ नहीं आए, यू कैन आस्क मी टू रिपीट, है ना। और आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। सर लास्ट वाली कैटेगरी को ही क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं ना? नो, दिस इज नॉट क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज अ डिफरेंट थिंग और ये अलग चीज है। ठीक है, चलिए। और आप लोगों के लिए मैंने माइक ऑन करने की, आप माइक ऑन करके भी डाउट पूछ सकते हो। चलिए, सो हम इन 3 चीजों को समझने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स,
because most of the phenomena here can be explained by basic geometry, because light travels in a straight line path in a homogeneous medium. तो उसका जो पाथ होता है उसको हम एक टर्म यूज करते हैं रे, एंड रे से हम लाइट को डिपिक्ट कर सकते हैं, लाइट को एक्सप्लेन समझा सकते हैं, लाइट को शो कर सकते हैं। एंड लाइट रेस को कंबाइन कहाँ हो रही है, कहाँ पे मीट कर रही है, वो सब समझने के लिए हम ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में ज्योमेट्री बहुत ज्यादा यूज होती है, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है ना। तो रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ हम किन चीजों से डील करेंगे, तो लाइट के स्ट्रेट लाइन पाथ में चलने का जो नेचर है, दैट इज रे ऑफ लाइट, इससे डील करेंगे चीजों को। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, रे ऑप्टिक्स डील्स विद लाइट रे। लाइट रे, व्हाट इज द लाइट रे? लाइट रे इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। लाइट रे इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में कोई ऐसा लाइट रे होता नहीं है, हम तो इमेजिन करते हैं कि लाइट रेज निकल रही है। जैसे आपने एक बल्ब अगर ऑन करा तो वी इमेजिन दैट बल्ब से सीधी सीधी लाइट रेज इमिट हो रही है। एक्चुअली लाइट रे इज अ पाथ along which energy of light is flowing, and that path is called light ray. So देर लाइट रे जैसा हम लोग इमेजिन करते हैं, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि एक है ना, जैसे लेजर का जो पेन आजकल बाजार में मिलते हैं, एक लेजर पॉइंटर जो मिलते हैं, उसमें हम देखते हैं कि एक एकदम बिल्कुल एकदम सीधी सीधी ऐसी लाइन चलती है जिसमें लाइट जाती दिखती है हमको। इन प्रैक्टिकली सिंगल लाइन ऑफ पाथ लाइट का होता ही नहीं है, मल्टीपल लाइट रेज एक साथ चलती है, मल्टीपल पाथ पे लाइट एक साथ चलती है। मतलब कि एक कोई भी सोर्स है उससे कई सारी लाइट रेज इमिट हो रही होती है, उससे जो लाइट एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो कई सारे पाथ के अलोंग होता है ना। जैसे बल्ब के लिए एग्जांपल दूं मैं, सपोज आई हैव अ बल्ब हियर, ठीक है। जब बल्ब लाइट प्रोड्यूस करता है तो इससे जो लाइट प्रोड्यूस होती है, देयर आर मल्टीपल पाथ जिसके अलोंग लाइट एनर्जी फ्लो कर रही है। अगर इस पाथ को देखेंगे तो इसको भी और छोटे छोटे बहुत सारे बारी बारी पाथ में अपन कट कर सकते हैं, बारी बारी पाथ में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज अ पाथ कैन बी मेड indefinitely infinitesimally small। तो इस पाथ को अपन बहुत छोटे छोटे पाथ का कलेक्शन भी मान सकते हैं। दैट्स व्हाई एक्चुअली लाइट रे का जो कॉन्सेप्ट हो जाता है वो थोड़ा सा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। हम ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि एक्चुअली कोई लाइट टाइप की लाइट रे टाइप का कुछ चीज निकलती है सोर्सेस से। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज द पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी इज फ्लोइंग। तो सबसे पहले तो लाइट रे समझना चाहिए अपन को। क्या हमको लाइट रे समझ में आया? व्हाट इज लाइट रे? दिस इज एन आइडिया, दिस इज अ पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी इज फ्लोइंग। यस, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लाइट रे मानकर ही चीजों को समझाने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग डीप इनटू दिस, लेट्स जस्ट सुपरफिशियली लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, है ना। लाइट के बारे में अपन इतनी चीजें बातें करी है, अब थोड़ा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट भी देख लेते हैं। तो इन सबको कंबाइन करके हमें क्या क्या लाइट की प्रॉपर्टी पता है पहले वो देख लेते हैं, देन आफ्टर फिर अपन थोड़ा रे ऑप्टिक्स में डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। व्हाट इज लाइट? सबसे पहले तो ये लिखते हैं अपन। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लिखिए आप साथ में। पहला पॉइंट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be considered as a wave or particle called photon. Light is a form of energy which can be considered as a wave or particle called photon. ठीक है, इट इज डुअल बिहेवियर, इसी लाइन में लिख लो आप, इट इज डुअल बिहेवियर, इट इज डुअल बिहेवियर, जस्ट लाइक इंसानों जैसी ये भी, इट इज डुअल बिहेवियर। मैंने बोला लाइट is a type of energy which has which can be explained in a wave or particle nature. Light is a form of energy which can be explained as a wave or a particle. It is dual behavior. अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, in an homogeneous medium
इन एन होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस का मतलब जो बिल्कुल एक जैसा है, कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे मीडियम को होमोजीनियस कहा जाता है। सो इन एन होमोजीनियस मीडियम द पाथ अलोंग विच, in an homogeneous medium, the path along which light energy is flowing, is called light ray. In a homogeneous medium, the path along which light energy is flowing is called light ray, and it is a straight line path. हमें समझ में आया कि लाइट का एनर्जी का फ्लो स्ट्रेट लाइन पाथ में होता है इन एन होमोजीनियस मीडियम, जहां कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना, तो उसको अपन ने बोल दिया लाइट रे। सर आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस सेम है? यस, आइसोट्रॉपिक का मतलब यही होता है, होमोजीनियस का मतलब भी सेम ही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिख लिया लाइट रे का मतलब क्या होता है। थर्ड, अब अगर हम लाइट को वेव अगर मानते हैं तो कौन सी वेव मानते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ईएम वेव। अगर हम लाइट को वेव मानते हैं तो कौन सी है वो? ईएम वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो भी प्रॉपर्टीज होगी फिर वो सारी ही प्रॉपर्टी लाइट की हो जाएगी, है ना। अब ज्यादा तो ईएम वेव की प्रॉपर्टी मैं यहाँ नहीं डिस्कस करने वाला, क्योंकि ईएम वेव चैप्टर ही आप लोग देखेंगे, तो थोड़ा बहुत छोटी मोटी आइडिया बता देता हूँ मैं आपको ईएम वेव के बारे में, जो सबको आना चाहिए। तो ईएम वेव क्या होती है? ईएम वेव, अच्छा वेव क्या होती है सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। ईएम वेव मैं बताऊंगा, पर वेव क्या होती है? आप तो 11th पढ़े हुए, तो वेव को एक्सप्लेन करेगा, माइक ऑन करके भी बता सकते हो। वेव क्या होती है बताओ। Sir, flow of energy and momentum from one position to another without any actual particles transfer. ठीक है, विदाउट एनी फ्लो ऑफ पार्टिकल, विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो ऑफ पार्टिकल, द मोमेंटम एंड एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बिल्कुल सही है ना। और फ्लो ऑफ एनर्जी के मेरे पास रिप्लाई आ रहा है यस। और कोई मैं एक वर्ड कुछ और चाहता हूँ, ये आप सही है, पर मैं एक चाह रहा हूँ एक वर्ड कुछ और बोले आप, एक चीज और सुनना चाह रहा हूं मैं। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिल्कुल सही। नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिल्कुल सही। टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ चाह रहा हूं। परपेंडिकुलर जिधर नो नो नो। नो मीडियम नहीं, ये भी बात नहीं है। मैं सुनना चाह रहा था वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव एक डिस्टर्बेंस है जो मीडियम में ट्रेवल कर जाता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन विदाउट टोटल नेट फ्लो ऑफ मीडियम पार्टिकल। वेव एक डिस्टर्बेंस है जो मीडियम में ट्रेवल कर जाता है। जैसे हमने अगर एक वाटर शांत पानी की सरफेस बनाई, शांत मतलब एक कोई नदी वदी, नदी तो नहीं बोल सकते, कोई पॉन्ड है, छोटा सा तालाब है जो शांत है, बिल्कुल कोई हवा नहीं है, तो पानी बिल्कुल रेस्ट पर है। अब उस पे एक पॉइंट पे हल्का सा किसी ने उंगली से टच कर दिया या किसी ने पत्थर गिरा दिया पानी के अंदर, तो डेफिनेटली उसमें आपने देखा है कि उसमें आपको कुछ ट्रेवल करते दिख रहा है वाटर सरफेस पे, आप सबने देखा ही है। तो वो जो ट्रेवल करते दिखता है वो क्या है? दैट इज डिस्टर्बेंस। You have created disturbance at a location and that disturbance is traveling in the medium. Similarly, like on a rope, if you create a disturbance at a location, that disturbance carries in the medium, in the rope, and goes from one location to other. तो ये जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है ना, बस इसी को अपन वेव बोलते हैं। तो ये भी सुनना चाह रहा था मैं, बाकी आपने सही बोला था सब कुछ। वेव इज ऑल्सो डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स इन द मीडियम, और मीडियम नहीं हो तो उसमें भी ट्रेवल कर सकता है। ऐसी वेव जो नॉन मीडियम, मीडियम में भी बिना किसी मीडियम के रिक्वायरमेंट के ट्रेवल हो जाती है, उन्हें अपन बोल देते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। और जिनको मीडियम लगता है, मीडियम पार्टिकल के डिस्टर्बेंस से वो प्रोपेगेट करती है, उन्हें बोलते हैं मैकेनिकल वेव। तो ये एक लोटा हमारे पास एग्जांपल होता है नॉन मैकेनिकल वेव का। EM wave is the only example available to us of non-mechanical wave. This is a non-mechanical wave. इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये पूरे फ्री स्पेस में भी चल सकती है। ठीक है, एक्चुअली इसमें डिस्टर्बेंस किसका होता है? वो जो फील्ड, वो जो चीज है, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। EM वेव में डिस्टर्बेंस होता है ENM का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का। हर वेव में किसी चीज का डिस्टर्बेंस होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टर्ब। स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो डिस्टर्ब होती है।
अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू हुआ आपका, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। किसी लोकेशन पे कोई चार्ज रखो तो उस पर अगर फोर्स फील हो रहा है तो उस चार्ज को लग रहा है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कैन बी चेंज्ड, कैन बी डिस्टर्ब्ड, and because of the disturbance in electric field there can be EM wave. ठीक है, so what is EM wave? It is a disturbance in electric and magnetic field in space. It is a disturbance in electric and magnetic field in space. In EM wave, suppose disturbance is going in this direction. Disturbance suppose इस direction में जा रहा है. The direction in which disturbance flows is called wave direction or wave propagation direction. तो ये अब क्योंकि हम EM wave light भी होती है, EM wave and light are basically synonymous, है ना, अपन इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स को। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज डायरेक्शन ऑफ लाइट। नाउ अगर ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है तो स्पेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो अलग अलग लोकेशन पे डिफरेंट है, बिकॉज इट इज डिस्टर्ब, है ना। तो अलग अलग लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखोगे, यहाँ थोड़ी हो सकता है कि 0 हो, यहाँ थोड़ी ज्यादा फिर बढ़ गई हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का मैं ग्राफ बना दूं तो वो ग्राफ मुझे कुछ ऐसा दिख सकता है, because electric field is disturbed. It might be graph of electric field at different location. Similarly, space में magnetic field भी होती है और electric field disturb होती है, तो magnetic field भी साथ में disturb होती है। वो magnetic field का disturbance इसके perpendicular direction में रहता है। If electric field at this point is disturbed in this direction, electric field at this location is disturbed in this direction, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, उसकी डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन ये कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्बेंस उससे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है ईएम वेव की। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगर ई से रिप्रेजेंट करें, मैग्नेटिक फील्ड को हम अगर बी से रिप्रेजेंट करें, दीज आर स्टैंडर्ड लेटर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, देन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ ई वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ बी वेक्टर, and direction of wave propagation. Suppose wave is propagating in direction k vector, then these three follows the cyclic rule of cross product. ये cyclic rule of cross product follow करते हैं। The direction of E vector, direction of B vector, and direction of wave propagation. These three are mutually perpendicular and they follow cyclic law of vector. That is that is E cross B will give you k direction. The direction in which wave is flowing. The k cross E gives you B. B cross k gives you E. है ना, तो ये सब इस तरह से फॉलो करते हैं। ये सब क्लियर है ना, ये थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टी है EM वेव की, ये सबको आना चाहिए, कभी भी हमको जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया। अब क्योंकि यहाँ पे वेव के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। ऐसी वेव्स जिसमें डिस्टर्बेंस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वेव, they are called transverse. So it is a transverse wave, है ना, and it don't require any medium, so a non mechanical wave. For your property, किसी भी मीडियम में वेव की जो स्पीड होती है EM वेव की, वो आ जाती है उस मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट। मीडियम का एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी, एंड म्यू इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन आप पढ़ेंगे, शायद चालू भी कर दिया होगा आपने शायद, है ना, अभी कूलॉम्स लॉ हो गया क्या? एप्सिलॉन सुन लिया होगा फिर तो नहीं हुआ, ठीक है। तो एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी, परमिटिविटी, और म्यू को कहते हैं हम परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, these are some property of medium which explains its electric and magnetic properties. ये मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे, तो अभी ज्यादा जरूरत नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की, हो जाएगा अभी आपका। सो स्पीड ऑफ EM वेव इज रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी से रिलेट होती है। और अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं जहां कुछ भी नहीं है, वैक्यूम की बात करूं, तो वैक्यूम के लिए इन प्रॉपर्टी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं नॉट लगा के। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा देता हूं तो हो जाती परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ नॉट लगाता हूं, म्यू नॉट लिखता हूं, तो होती परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस की बात करें तो लाइट की स्पीड जो होगी, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आता है रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वेयर म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट आर permittivity and permeability of free space. This is permittivity of free space, this is permeability of free space. तो फ्री स्पेस या वैक्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके लिए हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं।
ठीक है, चलो यस ठीक है ध्रुव, वेरी गुड। सो मीडियम में लाइट की स्पीड इट्स डिपेंडेंट ऑन इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना, ये अपन ने कुछ बेसिक चीजें हमको पता होना चाहिए। और ये लाइट, ये सारी ईएम वेव के लिए वैलिड है, ये सिर्फ लाइट के लिए नहीं, सभी ईएम वेव के लिए होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि स्पीड ऑफ ईएम वेव विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, बिकॉज डिफरेंट मीडियम की प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, दैट्स व्हाई स्पीड विल बी डिफरेंट। एंड हमें पता चला है हमेशा कि ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसकी वैल्यू किसी दूसरे मीडियम में जाओ तो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ना, तो ये थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है दूसरे मीडियम में जाने से, म्यू की वैल्यू भी ज्यादा हो जाती है दूसरे मीडियम में जाने से, म्यू की वैल्यू थोड़ी कम भी हो सकती है, पर एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा ज्यादा ही रहती है। दैट्स व्हाई स्पीड किसी मीडियम में जाएंगे तो ये टर्म का प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली ज्यादा ही होता है, किसी भी मीडियम वैक्यूम के कंपेयर में जाएंगे तो दिस इज ग्रेटर, hence speed will be smaller. So speed of light in any medium, let's say medium में speed vm है, वो हमेशा c से कम आएगी always, है ना, there is no exception to this, light की speed in a medium is always lesser than speed of light in free space. So that's why फिर आपने refractive index सुना होगा, refractive index जिसको मैं यहाँ RI लिख रहा हूँ, refractive index को मैं यहाँ RI लिख रहा हूँ, it is just ratio of the speeds, speed of light in free space upon speed of light in medium, this ratio is called refractive index. और मेरे पास एक डाउट आ रहा है, वैक्यूम और एयर को डिफरेंट लेना है क्या? यस, वैक्यूम जहां कुछ भी नहीं है और एयर में एयर पार्टिकल्स होते हैं, तो वैक्यूम एंड एयर थोड़ा डिफर करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज c by vm। किसी मीडियम में लाइट की स्पीड और फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड का जो रेशियो है, with light speed in free space in numerator and medium speed is in denominator, this ratio is called refractive index। चलो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी डिफाइन कर दिया अपन ने, है ना। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे अपन लाइट की। नाउ अवर आईज एंड अवर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम लाइट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, दे मोस्टली आर डिजाइन, अवर आईज इज डिजाइन, हमने तो नहीं करी, मतलब जो भी भगवान ने करके दी है, तो वो इस तरह से डिजाइन करी कि वो ज्यादा सेंसिटिव है फॉर ई वेक्टर, ई वेक्टर के लिए सेंसिटिव ज्यादा होती है, और बिकॉज यहाँ पे ई का ही मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है। हम यहाँ पे ई और बी का एम्पलीट्यूड का रेशियो देखें, ई का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्बेंस मान लो ई नॉट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस मान लो बी नॉट है, तो इनका रेशियो वेव स्पीड का बराबर आता है। एंड दिस वेव स्पीड यू मस्ट बी नोइंग दिस इज नियरली, नॉट एग्जैक्टली, नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना दिस इज नियरली, एक्चुअली 2.99 और एक बड़ा सा नंबर बनता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 के क्लोज है, तो 3 × 10⁸ बोल देते हैं अपन। चलिए तो ये कुछ बेसिक ईएम वेव की प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने। ट्रांसवर्स वेव होती है, ई फील्ड बी फील्ड दोनों होती है, दोनों का प्रोपगेशन कैसे होता है, इनके डायरेक्शंस का रिलेशन क्या होता है, ये सब चीजें आपको याद रखना है। और यहाँ पे मैंने जो भी चीजें बोली है इस पे ही कई क्वेश्चन बन जाते हैं इन ईएम वेव चैप्टर, है ना, तो ईएम वेव चैप्टर में बहुत क्वेश्चन इस पे भी आते हैं। चलो तो ईएम वेव की कुछ प्रॉपर्टीज बताई मैंने, एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी और बता देता हूँ। ईएम वेव, हर वेव एनर्जी कैरी करती है, ईएम वेव भी एनर्जी कैरी करती है, एनर्जी फ्लो होती है जब ईएम वेव फ्लो हो रही है, दैट्स व्हाई सम एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैन बी डिफाइंड एंड दैट इज इंटेंसिटी। तो हम ईएम वेव की भी इंटेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव, हर वेव की इंटेंसिटी मतलब एनर्जी फ्लो कितना हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो हम अगर निकाले तो यहाँ पे ना ई फील्ड और बी फील्ड दोनों में ही एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो फ्लो करती है वो 1/2 epsilon naught E naught square, where E naught was amplitude of electric field into wave speed, ऐसा लिख सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 डिनोमिनेटर में म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर इंटू वेव स्पीड। एक्चुअली दिस टू टर्म्स आर आइडेंटिकल बिकॉज E नॉट एंड बी नॉट आर रिलेटेड, तो ये अगर आप ये कन्वर्ट करो तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के फॉर्म में जो एनर्जी फ्लो कर रही होती है उसका एक्सप्रेशन इसका हाफ होता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी है उसका भी एक्सप्रेशन इसका हाफ होता है, दोनों को सम करो तो ये आ जाता है एक्सप्रेशन। बेसिकली ई फील्ड और बी में दोनों में सेम एनर्जी फ्लो करती है, ईएम वेव में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैरी करती है और दोनों इक्वल एनर्जी कैरी करती है।
तो जो टोटल एनर्जी ट्रेवल करती है वो इनका सम हो जाता है और वो इतना आता है। टोटल एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, चाहे वो ई का देखो चाहे बी का देखो। तो इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव इनफैक्ट फॉर एनी वेव, आपने 11th में वेव्स पढ़ा है वहां पे भी देखा है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। Is this point clear? Intensity of EM wave is proportional to square of amplitude of the wave. दिव्यांशु वगैरह का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, क्लियर है, वेरी गुड। बाकी सभी बच्चे वेरी गुड, ओके। चलिए, तो ऑनलाइन क्लासेस की ये बड़ी समस्या होती है, देखो कि बच्चे को हम देख नहीं पाते है ना, तो प्लीज आप लोग जो भी समझ में आए वो बताओ, जो नहीं आए वो भी बताया करो, है ना। योर फीडबैक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और आप लोग बोल के भी बोल सकते हो ना, अगर कुछ पूछना है डाउट तो यू कैन आस्क विथ माइक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो ये कुछ मैंने ईएम वेव की प्रॉपर्टीज बताई आपको, फिलहाल के लिए इतना काफी है। ये सब मैंने आपने लिख लिया होगा डेफिनेटली, तो मैं हटा दूं क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, है ना, तो मैं ये हटा रहा हूँ, ओके। तो ये इंटेंसिटी भी आई होप की लिख लिया सबने। ये तो हमने बात करी कि लाइट इज ईएम वेव, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड नहीं फोर्थ, अगर लाइट को पार्टिकल माने, देखो ये तो मैंने वेव मान के बताया कि लाइट वेव कौन सी होती है, ईएम वेव होती है। अगर अपन उसको पार्टिकल माने जिसको अपन फोटोन बोलते हैं, फोटोन माने तो क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। सो लाइट व्हेन कंसिडर्ड लाइक अ फोटोन, photons are packets of energy or bundle of energy and each photon, जैसे लाइट इस डायरेक्शन में चल रही है, सो in this concept लाइट को जब अपन फोटोन मानते हैं तो हम बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में एक्चुअली लाइट के फोटोन ट्रेवल कर रहे हैं। These photons are traveling the speed of light, which is denoted by c, of course, in free space. And this photon is a packet of energy. This is energy packet, energy bundle, ठीक है। ये एनर्जी का एक बंडल है। कितनी एनर्जी इसके अंदर, इसके अंदर जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है। मान लो फ्रीक्वेंसी एफ है, तो इसके अंदर एनर्जी हम बोलते हैं एच एफ, वेयर एच इज कॉल्ड प्लांक कांस्टेंट। H की वैल्यू यू मस्ट बी नोइंग, इट इज 6.63 into 10 power -34। एंड यूनिट क्या होती है, H की यूनिट क्या होती है, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, जूल सेकंड। इट इज जूल सेकंड, नॉट जूल पर सेकंड, इट इज जूल सेकंड। So H is a very small number, that's why frequency into this term is going to be very small number. So light travels in form of very small energy packets. इन स्मॉल एनर्जी पैकेट की एनर्जी इतनी छोटी होती है, इतनी कम होती है, और बहुत सारे फोटोन चल रहे होते हैं, तो हमें एकदम कंटिन्यूस आती हुई लगती है। हमें ऐसा फील नहीं होता कभी भी कि धीरे धीरे थोड़ी एनर्जी आ रही लगती है ना, क्योंकि बहुत छोटे से पैकेट थे। अगर बड़े पैकेट होते फिर हमको ज्यादा फील होता, थोड़ा एनर्जी आती, फिर थोड़ी देर रुकती, फिर जब तक दूसरा फोटोन नहीं आता जब तक हमको फील नहीं होती एनर्जी आते हुए। पर क्योंकि बहुत छोटे से पैकेट बहुत सारे नंबर में आ रहे होते हैं, इसलिए हमको ज्यादा फील नहीं होता है इन पैकेट्स के बारे में। तो इस तरह से अपन इमेजिन करते हैं when light is considered to be photon, and when it is considered photon, intensity is defined in a slightly different manner. It is the number of photon which is falling on unit area in unit time into energy of each photon, energy of each photon. अब इंटेंसिटी कुछ इस तरह से डिफाइन होती है, इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। इन एवरी फॉर्मेट ऑफ इंटेंसिटी, ये याद रखना है, द एरिया जिसको हम चूज करते हैं ना डिनोमिनेटर में, इट इज परपेंडिकुलर टू एनर्जी फ्लो। हम जिस एरिया पे इंटेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं वो एरिया लाइट के फ्लो के परपेंडिकुलर लिया जाता है। जैसे लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है तो एरिया जिसके लिए इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए जो एरिया लेंगे ना वो ये होगा, it should be perpendicular to energy flow, because if you take any area parallel to light, तो उस पे तो लाइट गिरेगी नहीं ना, तो उस पे तो इंटेंसिटी डिफाइन नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि उस पे तो एनर्जी नहीं आएगी, जीरो आएगी, तो इंटेंसिटी को सेंस ही नहीं होगा। इसलिए एरिया पे रिस्ट्रिक्शन होती है, ये हमेशा एनर्जी फ्लो के परपेंडिकुलर लिया जाता है।
चलिए, तो ये पता है लाइट को फोटोन मान के चीजें देख ली अपन ने, ठीक है। फोटोन एनर्जी का पैकेट होता है और उसकी एनर्जी कितनी होती है, सारी बातें कर ली। और जितने भी लाइट सोर्सेस होते हैं बहुत सारे फोटोन इमिट करते हैं, है ना। अब वेव की भी एक प्रॉपर्टी होती है जो फोटोन के लिए वैलिड हो जाती है कि वेव की स्पीड इक्वल टू होती है वेव की वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट गिव्स यू वेव स्पीड। ये अपन को बहुत जगह जरूरत पड़ेगी तो इसलिए पता होना चाहिए। ओके, फिलहाल फोटोन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, तो ये सब क्लियर है, तो फिर अपन आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लाइट जब भी ट्रेवल करती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, लाइट इज अ वेव या लाइट इज अ फोटोन, दोनों ही सिचुएशंस में उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। विथ चेंज इन मीडियम फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, विथ चेंज इन मीडियम फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, बट वेवलेंथ एंड स्पीड चेंजेस। यू, हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफाइन करा था। सो विथ चेंज इन मीडियम वेवलेंथ एंड स्पीड चेंजेस एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये लिख सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, with change in medium wavelength and speed changes, frequency remains constant. With change in medium wavelength and frequency changes, sorry, wavelength and speed changes, frequency remains constant. और जैसे बाकी वेव्स में होता है कि अगर वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, जब चेंज इन मीडियम होता है तो हर वेव का रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों होता है। हर वेव में मान लीजिए बाउंड्री है जिसके दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है। यहाँ पे मीडियम है जिसमें स्पीड मान लीजिए v1 थी और वहां मीडियम है जहाँ पे स्पीड v2 थी। तो लेट्स से v1 वाज ग्रेटर देन v2, ठीक है। और वेव ट्रेवल करके आ रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाह रही है, ये वेव ट्रेवल करके आ रही है दूसरे मीडियम में जाना चाह रही है और उसको मीडियम बाउंड्री मिल गई। तो जब भी किसी वेव को मीडियम बाउंड्री मिलती है तो थोड़ी एनर्जी बाउंड्री से रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और थोड़ी एनर्जी उधर ट्रांसमिट भी हो सकती है। तो सम एनर्जी इज बाउंस बैक in the medium itself and some is traveling into other medium, ठीक है। तो जब मीडियम चेंज होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, एंड इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन वेवलेंथ एंड स्पीड यहाँ पे बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी एंड देयर इज नो फेज चेंज। लाइट को वेव माने तो उसका फेज हम डिफाइन कर सकते हैं। फोटोन के लिए भी एक फेज टाइप ऑफ क्वांटिटी डिफाइन हो सकती है। फोटोन को इमेजिन कुछ करने का तरीका होता है जिसमें फेज भी डिफाइन कर सकते हैं अपन। तो अभी फिलहाल हमको वेव के हिसाब से सोचना है। तो लाइट वेव जब रिफ्रैक्ट होती है तो फेज चेंज नहीं होता, पर जब रिफ्लेक्ट होती है तो हर वेव की प्रॉपर्टी है कि अगर वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो पाई का फेज चेंज आता है। इफ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इट्स फेज चेंज्ड बाय पाई, उसका फेज पाई से चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सारी वेव में वैलिड होता है। अब क्योंकि v2 छोटा था v1 से, v2 इज स्मॉलर देन v1 एंड दैट इज डेंसर मीडियम, जहां स्पीड कम वो डेंसर, जहां स्पीड कम वो डेंसर। तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पाई का फेज चेंज आएगा, रेयर से होता है तो कोई फेज चेंज नहीं आता। तो यहाँ एक पाई का फेज चेंज होता है जब डेंसर मीडियम से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये आपको याद रखना है। सर मून पे सन की एनर्जी ज्यादा होगी अर्थ सरफेस से, मून पे एनर्जी ज्यादा होगी, नहीं गलत बोल रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो एनर्जी डिपेंड करेगी ना, मतलब कि आपने भाई फ्रीक्वेंसी क्या ली है, क्या फोटोन लिया है, तो बहुत सारे प्रॉपर्टी आपको बताना पड़ेगी तो कुछ बोल सकते हैं। चलो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। whenever a wave reflects from a denser medium phase of wave changes by pi, so light wave के लिए भी ट्रू है ये, ठीक है। चलो फिफ्थ पॉइंट में बता रहा हूं आपको। फिफ्थ पॉइंट इज whenever a wave reflects from a denser medium its phase changes by pi। ये आपने 11th क्लास में भी सीखा होगा, बस वही लाइट वेव के लिए भी एप्लीकेबल है। आपने जो 11th क्लास में सीखा है ना कि वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो पाई का फेज चेंज होता है, वही लाइट वेव के लिए एप्लीकेबल है। निधि, इज इट क्लियर? यस, ओके, वेरी गुड, है ना। तो कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी चल रही थी अपनी, फिफ्थ पॉइंट हो गया, आगे बढ़ते, ठीक है। घटा रहा हूं मैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लाइट हमें कैसे परसीव होती है।
जब ह्यूमंस की बात करें तो हमारी आईज में सेंसर्स होते हैं, कोन सेल, रॉड सेल्स, आप तो बायो में ज्यादा पढ़ेंगे डिटेल में, तो वो लाइट को सेंस कर पाते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, अब आप पढ़ेंगे उनमें क्या होता है, जो भी चीजें, वो लाइट को सेंस करके ब्रेन को सिग्नल भेज देते हैं कि हाँ लाइट सेंस हुई है, एंड दे कैन सेंस द कलर, दे कैन सेंस द फ्रीक्वेंसी, दैट इज कलर, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड विद कलर ऑफ लाइट, दे कैन सेंस द इंटेंसिटी, कितनी ज्यादा एनर्जी आ रही है वो भी सेंस हो जाती है। तो इस तरह से हमारी लाइट, आईज सेंस कर लेती है लाइट को। अब हमारे आईज में एक मैकेनिज्म होता है रेटिना का और कॉर्निया का और पीछे आईलेंस का, जो फाइनली किसी ऑब्जेक्ट की इमेज, हम पढ़ेंगे लेंसेज वगैरह आगे जाके, आपने 10th में पढ़ा है, तो लेंस का जो पूरा सिस्टम है हमारी आईज का, वो ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटिना पे बना देता है, और जब रेटिना पे प्रॉपर इमेज बनती है तो हम उस चीज की इमेज परसीव कर पाते, देख पाते प्रॉपरली, अच्छे से क्लियर दिखती है हमको। तो हमारी आईज इस तरह से सेंस करती चीजों को, आसपास क्या है। नाउ अवर आईज सेंसिटिविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। हर वेवलेंथ की सेंसिटिविटी इक्वल नहीं है। कुछ वेवलेंथ को सेंस करने के लिए बहुत कम इंटेंसिटी होगी तो भी सेंस कर पाएंगे, बहुत कम उनकी एनर्जी आ रही है तो भी सेंस कर पाएंगे, पर कुछ वेवलेंथ की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए तो सेंस कर पाते हैं। अवर सेंसिटिविटी ऑफ अवर आईज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। अगर मैं ग्राफ बनाऊं सेंसिटिविटी वर्सेस वेवलेंथ का, हियर आई एम राइटिंग सेंसिटिविटी ऑन द वाई एक्सिस, on the x axis there is wavelength. So the graph is something like this. There is only some range of wavelength which our eyes can sense, and that is not sensed equally. कुछ रेंज ऑफ वेवलेंथ की हमारी आईज सेंस कर पाती है, वो और इक्वली भी नहीं होती है। तो ये अप्रोक्सीमेट रेंज जो हमारी आईज सेंस कर पाती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम रफली। थोड़ा 3800 से लेके 7200 तक चली जाती है ये। तो अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ वेवलेंथ जो हम सेंस कर पाते हैं, जिसको हम विजिबल रेंज भी बोलते हैं, वेवलेंथ की विजिबल रेंज, वो ये होती है। एंड इसमें भी सेंसिटिविटी सबके लिए इक्वल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की सेंसिटिविटी अलग अलग है। थोड़ा येलोइश ग्रीनिश कलर जो होता है उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, येलोइश ग्रीनिश कलर है ना, अराउंड 5500 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम पे सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा आती है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, दिस ऑल आर अप्रोक्सीमेट डाटा, जो मैंने डाटा को ऐसा बना दिया याद रखने में आसान रहे। ठीक है, तो 5500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ पे सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा। तो आपकी जो एलएन की टी शर्ट का कलर होता है ना, दैट इज मोर सेंसिटिव, इसलिए हमें वो कलर बहुत अच्छा दूर से भी दिखता है, अच्छे से सेंस कर पाते हैं उसको अपन। आउट ऑफ ऑल द कलर वो हमको सबसे ब्राइट दिखता है। सबसे ब्राइट दिखने का रीजन है कि उसकी कम से कम इंटेंसिटी भी हमारी आई ज्यादा सेंस करती है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, आप सब बच्चों ने एक चीज सुनी होगी, 7 बेस क्वांटिटी जो होती है एसआई में, उसमें लुमिनस इंटेंसिटी नाम की एक चीज होती है। किसी को आइडिया व्हाट इज दिस लुमिनस इंटेंसिटी? यस, चलो इशिता बोल रही है यस। व्हाट इज लुमिनस इंटेंसिटी इशिता, बताइए, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? व्हाट इज लुमिनस इंटेंसिटी? यस, जिसकी कैंडेला यूनिट होती है, क्या होता है वो? मेरे पास विविसा का एक कुछ रिप्लाई आ रहा है। नहीं बेटा, विविसा ये चीज आप जो बोल रहे हो दिस इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम लाइट। डेफिनेशन नहीं मालूम अभी, ओके। थोड़ा बहुत आइडिया किसी को? नहीं? देखो, लाइट की सेम इंटेंसिटीज की डिफरेंट वेवलेंथ्स हम सेम परसीव नहीं करते। if I had different light sources of exactly same intensity, that is they are producing same energy per unit area per unit time, exactly same, पर हमें देखने पे अनइक्वल ब्राइट लगेंगे वो, क्योंकि हमारी आईज की सेंसिटिविटी कुछ के लिए ज्यादा कुछ के लिए अलग होती है, समझे? तो हमारी आईज के लिए क्या इंटेंसिटी दिख रही है, हमें कितनी दिख रही है इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड लुमिनस इंटेंसिटी। किसी सोर्स की लुमिनस इंटेंसिटी मतलब वो हमें कितना इंटेंस दिख रहा है, अवर आइज को कितना इंटेंस दिख रहा है। हमारे आइज को इंटेंसिटी जो दिखती है एंड द इंटेंसिटी व्हिच इज एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफरेंट। दैट्स व्हाई एक फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन करी लुमिनस इंटेंसिटी। क्लियर? तो समझ में आया बात आपको? लुमिनस इंटेंसिटी इस कर्व की वजह से हमको अलग तरह से डिफाइन करना पड़ा।
because our eyes sense different wavelengths, intensity different, even if they are exactly having same intensity. तो हमें क्या फील हो रहा है, that is called luminous intensity. Okay, very good. चलिए, तो ये अपन ने पॉइंट समझा है, ठीक है. हमारे आइज की सेंसिटिविटी सभी के लिए अलग अलग होती है. फिर लाइट की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा 6 हो गई थी, 7, रिवर्सिबिलिटी. रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे. रिवर्सिबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. लाइट ट्रेवल कर रही है, अगर किसी वजह से आपने उसका पाथ जस्ट रिवर्स कर दिया, आप तो जानते हैं कि मिरर से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो सकती है. तो मान लो कि एक प्रिज्म था, यू मस्ट बी नोइंग कि प्रिज्म से लाइट डिविएट होती है. तो एक लाइट रे इससे जा रही थी, तो प्रिज्म की वजह से वो बेंड होके ऐसे जाने लग गई. अब किसी ने इसके पास में एक बिल्कुल मिरर लगा दिया जो एकदम लाइट के परपेंडिकुलर है. दिस इज द मिरर. तो मिरर से रिफ्लेक्शन होता है और लाइट बिल्कुल उल्टा चलने लगेगी क्योंकि 90 डिग्री पे आ रही है. तो ये एकदम रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाने लगेगी, तो एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करके वापस जाएगी. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, इट फॉलोज द पाथ एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर, बिल्कुल उल्टा फॉलो करती. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ठीक है, इट शुड रिट्रेसेस इट्स पाथ. When light rays direction is changed, it retraces its path. ये बहुत काम की चीज है, हमें बहुत जगह पे जरूरत पड़ती है इसकी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. तो लिख लीजिए, when direction of light ray is reversed, it follows or retraces its path. When the direction of light ray is reversed, it retraces its path. वो अपना पाथ पूरा बिल्कुल रिट्रेस करती है. तो ये अपन ने पढ़ लिया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है. तो आपने नोट कर लिया होगा, आई होप. मैं इसे हटा रहा हूं, अगला पॉइंट देखते 7th और 8th. परमेट प्रिंसिपल. परमेट प्रिंसिपल. परमेट प्रिंसिपल. परमेट प्रिंसिपल ये एक तरह से हमने ऑब्जर्व करके पता करा, हमें ऑब्जर्वेशन करके पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है. ठीक है, सो वी डोंट हैव एनी प्रूफ फॉर दिस. हमें पता चला कि ऐसा है, वी डोंट हैव एनी प्रूफ. तो आपको बस याद रखना है क्या पता चला. व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग, चलो मैं लिखा रहा हूं, लिखिए फर्मेट प्रिंसिपल क्या है. व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट, light is traveling from a point to another point, the path of light ray is such that the path of light ray is such that the path of light ray is such that the time taken by light ray, the time taken by light ray, the time taken by light ray is optimum. The time taken by light ray is optimum compared to other nearby paths. The time taken by light ray to cover the path is optimum compared to other nearby paths. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर लाइट रे ट्रेवल कर रही है तो जो भी उसका पाथ है वो ऐसा ही होगा कि आसपास के दूसरे पाथ के कंपेयर में ये ऑप्टिमम टाइम वाला है. मतलब इसमें टाइम ऑप्टिमम मतलब मिनिमम या मैक्सिमम दोनों होता है. मैक्सिमम जगह पे हम देखेंगे मिनिमम ही रहता है. ठीक है, देयर आर वेरी, मुझे तो ऐसा एग्जांपल नहीं मिला, बट मेन जो फर्मेट प्रिंसिपल है उसमें ऑप्टिमम लिखा है, इसलिए हम लोगों ने भी ऑप्टिमम लिखा. ठीक है, तो इट्स नॉट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ. एक्चुअली हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पाथ हमेशा टाइम सबसे कम लगे ऐसा नहीं होगा, है ना. जब मीडियम में स्पीड अलग अलग हो तब अलग हो जाता है. तो जो भी पाथ फॉलो कर रही लाइट है वो ऑप्टिमम टाइम लग रहा है ऐसा होगा. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में मिनिमम टाइम रहेगा. चलिए, इज इट क्लियर. ऑप्टिमम कंपेयर टू अदर पाथ्स, आसपास के पाथ के कंपेयर में जिस पाथ से लाइट चली है उसमें टाइम ऑप्टिमम है, मतलब मिनिमम है. कंपेयर टू नियर बाय पाथ लिखा है अपन ने. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, अगर 8 पॉइंट को,
सपोज लाइट रे एक पॉइंट ए से बी पॉइंट जा रही थी, बट बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर, रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर से और फिर ट्रेवल कर रही है। तो मिरर से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट रे एकदम परपेंडिकुलर मिरर पे स्ट्राइक हो रही है, ऐसा अगर सारे पाथ पॉसिबल होते, अगर सब पाथ पॉसिबल होते, तो ऐसा भी हो सकता था कि एकदम परपेंडिकुलर लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करे और बी पे जाए। ऐसा भी हो सकता था कि लाइट रे यहाँ पर एकदम जाए और फिर परपेंडिकुलर बी पे चले जाए। ऐसा भी हो सकता था कि यहां से लाइट रे इधर कहीं मिरर पे टकराए तो फिर बी पॉइंट पे जाए। देयर विल बी डिफरेंट पाथ्स पॉसिबल इफ ऑल वर अलाउड। अगर मिरर से टकरा के लाइट को बी पर जाने के लिए हम अलाउ करें किसी भी पाथ से, ये लाइट के लिए ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं होती फर्मेट प्रिंसिपल वाली, तो ऐसे कई सारे पाथ हो सकते हैं ए से बी जाना बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, कई सारे पाथ हो सकते हैं। इज इट क्लियर? है ना? ऐसे कई सारे पाथ बन सकते हैं, पर लाइट रे इन सारे पाथ को फॉलो ही नहीं करेगी, वो हमेशा एक ही पाथ दिखता है हमको फॉलो करते हुए। लाइट का पाथ ए से बी जाने के लिए एक ही होता है। ऑल ऑफ दिस आर नॉट प्रैक्टिकली देयर। प्रैक्टिकली सिर्फ एक ही पाथ होता है जिसमें मिनिमम टाइम लग रहा है। सो दिस आर नॉट पॉसिबल। एक्चुअली ये नहीं पॉसिबल होता है, ये होता ही नहीं है, ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 मैंने बताया था, 4 में से 3 इम्पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल है जिसमें ये दोनों एंगल इक्वल आते हैं। बिकॉज इक्वल एंगल होते हैं तो टाइम मिनिमम लगता है, ये अपन प्रूव कर लेंगे बाद में जब रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे। ये जब एंगल इक्वल आते हैं तो टाइम सबसे कम लगता है ना? दैट्स व्हाई लाइट ऐसे ही पाथ फॉलो करती है जिसमें अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो, बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंश्योर्स टाइम इज मिनिमम। समझ में बात? चलो वेरी गुड। ठीक है, तो अपने पढ़ा फर्मेट प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो लाइट के कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज देख ली अपन ने, आगे बढ़ते। अब ये लाइट की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हम हमारी। अब हम लाइट रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट एक दो बचे हमारे समझना, वो समझते फिर आगे पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड। लाइट सोर्स, इट मे बी अ पॉइंट और एक्सटेंडेड, पॉइंट और एक्सटेंडेड। Sure. What do you understand by light source? What is light source? Anything which is creating light or which is generating light. A candle when it is glowing, candle को जब जला देते हैं जब वो ग्लो करती है, और a bulb or any fire source or sun, these are light sources. These all are light sources, and some might be very small so that we can assume them to be points, and some may be large like sun which is large, और अ बिग पाइल ऑफ फायर, बहुत बड़ा फायर का कोई सोर्स है, बहुत बड़ी जगह आग लगी है तो वहां पे बहुत बड़ा एक्सटेंडेड सोर्स हो जाएगा। सो एनीथिंग विच जनरेट्स लाइट, और द कैंडल, द ट्यूबलाइट इन योर रूम, अगर रूम में ट्यूबलाइट है या कोई इनकैंडेसेंट बल्ब है तो वो भी बड़े होते हैं, दे हैव सम डायमेंशन, तो वो सब एक्सटेंडेड लाइट सोर्स हो जाते हैं। सो एनीथिंग विच एक्चुअली क्रिएट्स लाइट आर कॉल्ड लाइट सोर्सेस। क्लियर? व्हाट इज लाइट सोर्सेस? बहुत सिंपल सी चीज है, एनीथिंग विच क्रिएट्स लाइट, है ना? द पॉइंट्स और द ऑब्जेक्ट विच क्रिएट्स लाइट, विच इमिट्स लाइट, इनको अपन लाइट सोर्सेस बोलते हैं। तो लाइट सोर्स क्या होता है समझा अपन ने, दे कैन बी पॉइंट और एक्सटेंडेड। पॉइंट और एक्सटेंडेड का मीनिंग भी समझना आया। चलो सेकंड चीज हमको समझना है ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट अपन को समझना है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? नाउ ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझना। आप जो ऑब्जेक्ट वर्ड है वो जनरल लाइफ में भी यूज करते हो, आपने डेली डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जेक्ट वर्ड को कई बार यूज करा है। हियर ऑब्जेक्ट की मतलब और हमारे रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट का मतलब में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जब हम ऑप्टिक्स में बात करते हैं तो हम जब भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई सरफेस होती है जिस पे लाइट इंसिडेंट हो रही थी, कोई सरफेस होती है जिस पे लाइट इंसिडेंट हो रही थी। तो ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड विथ हेल्प ऑफ इंसिडेंट रेस। हमेशा ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए हम इंसिडेंट रेस की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो जो डे टू डे लाइफ में ऑब्जेक्ट वर्ड है, दिस इज नॉट सेम थिंग। इस ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ अलग है। जैसे एग्जांपल के लिए वर्क का मतलब अलग होता है ना फिजिक्स में, और वर्क डेली लाइफ में मतलब अलग भी होता है। तो फिजिक्स में वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट,
और डेली लाइफ में वर्क मतलब क्या है कि भाई कोई खड़ा रहा तो भी बोलता है मैं तो बहुत काम करके थक गया, है ना। घर बैठे बैठे बेंच पे कंप्यूटर पे काम करता है तो भी बोलता है बहुत काम करा अपन ने। वो काम अलग और ये फिजिक्स वाला काम अलग, ठीक है। यस, चलो सब ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं अपन। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा मैं स्पेस बना रहा हूँ यहाँ पे, काफी चीजें हैं, स्पेस चाहिए हमको। सो ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड फॉर इंसिडेंट रेज। सबसे पहले हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड फॉर इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करते हैं फॉर इंसिडेंट रेज। अब इंसिडेंट रे कहीं पे गिर रही होगी, ऑफ कोर्स इंसिडेंट का मतलब गिरने वाली रे, किसी पे आने वाली रे। तो किस पे आ रही है, वो आप क्वेश्चन में जो भी चीज हो, आप जिस चीज को देख रहे हो वो अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड के लिए मैं बोल सकता हूँ कि इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है ना। इस कैमरे के लिए बोल सकता हूँ इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है। तो जिस भी चीज को तुम देख रहे हो उस पर इंसिडेंट रे गिर रही होगी। तो हर सरफेस के हिसाब से ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेसेस। ये चीज समझ में आ गई, बिकॉज दिस इज डिफाइंड फॉर इंसिडेंट रे। चलो जैसे मिरर की बात करें, सपोज आई हैव अ मिरर हियर एंड इस मिरर पे लाइट रे गिर रही थी। ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं मिरर को, सब 10th में पढ़ा है आपने। इस पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, सपोज वो लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है देवर लाइक दिस। इस पे लाइट रे कुछ इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। मैंने फिलहाल 2 ही लाइट रे दिखाई, बहुत सारी हो सकती है इंसिडेंट हो रही हो, पर एक साथ बहुत सारी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझना भी मुश्किल होता है, इसलिए बनाई नहीं मैंने। तो फिलहाल मैंने सिर्फ 2 ही लाइट रे दिखाई। अभी 2 लाइट रे पीछे बढ़ाने पे कहीं एक पॉइंट से मिलते हुए दिख रही होगी हमको आती हुई। इनका कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है जहां से आ रही है। तो जो भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, बस इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द मीटिंग पॉइंट और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेस। ये इंसिडेंट रेस के लिए डिफाइन करते हैं। एक्चुअली इट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेस। यू कैन राइट इट, ऑब्जेक्ट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेस। ऑब्जेक्ट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेस। इट नॉट नेसेसरी कि यहां से ही लाइट प्रोड्यूस हुई हो, तो ये जरूरी नहीं कि ये सोर्स हो। ओके, सोर्स इज समथिंग व्हिच क्रिएट्स लाइट रे, व्हिच इटसेल्फ लाइट रे प्रोड्यूस करता है। एन ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां से सही में लाइट रे प्रोड्यूस हुई हो, बस हमारी इंसिडेंट रे ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ से आ रही है, तो इसे ऑब्जेक्ट बोल देंगे अपन। ये बात समझ में आई, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सोर्स। हाँ भाई, एक्चुअली हो सकता है कि सही में लाइट रे आ रही हो यहाँ से, तो ऑब्जेक्ट कैन बी अ सोर्स, यस दिस इज करेक्ट, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑब्जेक्ट हमेशा ही सोर्स हो, ठीक है। नाउ अब इंसिडेंट लाइट रे हो सकता है डाइवर्जिंग नेचर की थी तो ऐसा हो जाएगा, पर इंसिडेंट लाइट रे अगर कॉन्वर्जिंग नेचर की हुई तो, इंसिडेंट लाइट रे कॉन्वर्जिंग नेचर की हुई तो, अगर ऐसी इंसिडेंट लाइट रे हुई तो ये इंसिडेंट लाइट रे तो मिरर के पीछे मिलेगी अगर एक्सटेंड करी जाए। इससे भी ऑब्जेक्ट ही कहते हैं बाय डेफिनेशन, बिकॉज मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइट रे इज ऑब्जेक्ट, तो ये भी ऑब्जेक्ट हुआ बाय डेफिनेशन। सो दिस इज आल्सो ऑब्जेक्ट बाय डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। there is some difference between this object and this object. This object से लाइट रे डाइवर्ज करके मिरर पे आ रही थी और ये कॉन्वर्जिंग लाइट रे का मीटिंग पॉइंट है, तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए हम कई बार ऐसा बोल देते हैं कि ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल। पर इसका और कोई मतलब नहीं है, ये जब वर्ड है बस, दीज आर जस्ट वर्ड्स, है ना, दीज आर जस्ट वर्ड। रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट आर जस्ट वर्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ फर्क दिखता है इनमें, या वैसे तो ऑब्जेक्ट हमको नहीं सरफेस को दिखता है, पर सरफेस को इनमें कोई फर्क दिखता है ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। दीज आर जस्ट वर्ड, इनको और कोई मतलब नहीं निकालना है। सो रियल ऑब्जेक्ट इज अ इंसिडेंट लाइट रेज का मीटिंग पॉइंट जो इंसिडेंट लाइट रे डाइवर्जिंग थी, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट उन लाइट रे का मीटिंग पॉइंट हो जाएगा जो कॉन्वर्जिंग थी। बस इतना सा मतलब है, इसका और कोई एक्स्ट्रा मतलब नहीं है। ये रियल वर्चुअल वर्ड का मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं निकालना है। इज दिस क्लियर? यस। अब मल्टीपल रेस के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, यस। किसी भी सरफेस पे अगर बहुत सारी लाइट रे गिर रही है तो हो सकता है वो कई सारे उनके मीटिंग पॉइंट हो। यू आर वेरी करेक्ट, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, यस। चलो तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझिए अपन ने कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज नॉट सेम एज द ऑब्जेक्ट एज यू यूज इन डेली लाइफ। यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब बस इंसिडेंट लाइटर का मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट डिफाइन करा हमने, तो ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स, रियल एंड वर्चुअल। एंड रियल इज समथिंग जहां से लाइट रे डाइवर्ज करके आ रही थी, एंड वर्चुअल इज समथिंग जहां कन्वर्जिंग लाइट रे मीट करने वाली है बिहाइंड द मिरर और बिहाइंड द सरफेस, ठीक है। आगे बढ़ते, नाउ लेट्स डिफाइन इमेज। लेट्स डिफाइन इमेज। व्हाट इज इमेज? तो बच्चों ने ऑप्टिक्स पहले से पढ़ा है, तो हम थोड़ा सा बेसिक से सारी चीजें कर रहे हैं, है ना। तो आपको अगर सब आता है तो देखिए, थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलो, अब इमेज क्या होती है, इस बात पे आते हैं अपन। अगेन इमेज इज नॉट सेम थिंग एज वी यूज इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो इमेज वर्ड यूज करते हैं और वो यहाँ जो अपन वर्ड यूज करेंगे, दीज आर डिफरेंट। तो यहाँ इमेज की डेफिनेशन को आपको ध्यान रखना है। इमेज इज डिफाइंड फॉर रिफ्लेक्टेड, और कई बार रिफ्रैक्शन भी हो रहा होता है, रिफ्रैक्टेड रेज। मिरर की बात करें तो उससे लाइटर रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेंस, किसी प्लेन सरफेस की बात करें तो जहां ग्लास की कोई प्लेन सरफेस है वहां से रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्रैक्शन की बात करें तो जो रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज है, इनको यूज करके हम इमेज डिफाइन करते हैं। तो क्या होती है इमेज? जैसे ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट था, इनका मीटिंग पॉइंट इमेज बोल देते हैं। जैसे ये लाइट रे मिरर पे टकरा रही थी, अब मिरर पे आप जानते हैं ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, तो इफ आई शो रिफ्लेक्टेड रेज दे मे बी लाइक दिस, बस इनका जो मीटिंग पॉइंट हो जाएगा ये होती है इमेज। अब मैंने अच्छे से डायग्राम नहीं बनाया, अदरवाइज जितना डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनती है ना। मुझे सही बनाना चाहिए तो थोड़ा सा मैं करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करवा दो, तो जिस एंगल पर लाइट आ रही है उसी पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बस इस तरह से बनाओ, पीछे ट्रेस करो इन्हें, तो जहां जितने डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट होता है एग्जैक्टली उतने डिस्टेंस पीछे इमेज बनती है। अभी भी उतना सही नहीं बना मेरे से, आप अगर प्रॉपर बनाओ मेजर करके एंगल तो आएगा। तो ये होगी इमेज। Image is defined for reflected rays. Here some light rays are reflected by the mirror. So in reflected rays का meeting point image. अभी ऐसा लग रहा है कि इमेज पीछे थी, एक्चुअली वहां से आ नहीं रही है। ये डाइवर्जिंग लाइट रेज है तो मिरर से पीछे से आती हुई दिखेगी। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसे कह दिया जाता है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब बस इतना है, जो मिरर पे रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो डाइवर्जिंग है, बस इतना सा मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। नाउ वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, इससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी तो कुछ ऐसे जाएगी। ये भी हो सकता है एक पॉइंट पे आगे मीट करे। नाउ तो जहां भी रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है तो इसे भी हम बोलेंगे इमेज। अब ये असली में लाइट रे मीट कर रही है इसलिए इसको बोलेंगे रियल इमेज। रियल एंड वर्चुअल इनका और कोई मतलब नहीं निकालना है, बस जो डिफाइन करा बस उतना ही मीनिंग है, इससे ज्यादा मतलब कुछ नहीं निकालना है। रियल इमेज इज समथिंग एट विच एक्चुअली लाइट रेज मीट। वर्चुअल इमेज इज समथिंग जहां से लाइट रे ऐसा लगता है कि आ रही है, ठीक है। सो ये होता है वर्चुअल एंड रियल इमेज का डिफरेंस। क्या समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? ओके, बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, यस, वेरी गुड। देयर इज अ प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रखूं, मेरे पास कुछ रखा हो यहाँ पे, तो एक्चुअली मुझे लाइट रे वहां पे मीट करते दिखेगी, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे यहाँ मीट कर रही है। So real images can be obtained on a screen. This is very big property जो differentiate करने के लिए यूज कर सकते हैं अपन। Real images can be obtained on a screen. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट हो गया रियल एंड वर्चुअल इमेजेस का। रियल इमेज में मैं स्क्रीन रखूं तो मुझे सही में लगेगा यहाँ लाइट मीट कर रही है, उस पर दिखेगा, मुझे एक पॉइंट दिखेगा लाइट का मीट करते हुए। पर वर्चुअल इमेज की जगह पे रख दो कोई स्क्रीन तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां से असली में लाइट नहीं आ रही ना, वो तो ऐसा लग रहा है कि लाइट आ रही है। तो अपन ने समझा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? तो सारे ऑब्जेक्ट इमेज के कॉन्सेप्ट क्लियर? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अपन ने ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिफाइन कर दिया।
लाइट रे तो पहले डिफाइन कर चुके थे। मिरर क्या होता है थोड़ा वो भी डिफाइन कर देते हैं ना, मिरर भी लिख देता हूं मैं, फिर बाद में अपन पूरा आगे की चीजें कर लेंगे, तो मिरर भी लिख देते हैं अपन। व्हाट इज मिरर? देखो क्या जानते हैं आप, क्या जानते हैं मिरर के बारे में, पहले ये बताओ व्हाट इज मिरर। सही है, व्हाट इज मिरर? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यस वेरी गुड। स्मूथ रिफ्लेक्टिव सरफेस, बिल्कुल सही। स्मूथ शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बिल्कुल सही। वन साइड इज सिल्वर्ड और पॉलिश, बिल्कुल सही, वेरी गुड। एनी सरफेस विच गिव्स very good reflection and specular reflection, any surface which gives specular reflection is mirror। जो सरफेस स्पेकुलर रिफ्लेक्शन देती है, अच्छे से रिफ्लेक्शन देती है लाइट रे का, वो मिरर, ठीक है। मिरर इज बेसिकली अ सरफेस व्हिच इज रिफ्लेक्टिंग, कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है? स्पेकुलरली। एंड व्हाट इज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन? आपने पढ़ाई होगा 10 तक, अगर पैरेलल बीम पैरेलली जाए तो उसे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना। नाउ मिरर हम बनाते कैसे? इन रियलिटी वी एक्चुअली टेक अ प्लेन ग्लास सरफेस। मिरर बनाने के लिए हम एक प्लेन ग्लास सरफेस लेते हैं और उसकी बैक साइड को अपन पॉलिश कर देते हैं। सिल्वर का एक कंपाउंड होता है, इसे हम पॉलिश कर देते हैं। तो एक उसकी बैक साइड पर हमने पॉलिश कर दिया। ड्यू टू दिस पॉलिश, दिस सरफेस जिस पे पॉलिश करी वो शाइनी हो जाती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। अब थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं मैं मिरर को, ताकि आपको अंदर हो क्या रहा है वो समझा पाऊं मैं। तो ये मिरर है, ठीक है। अब देन सर जहां से स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन होगा उसके लिए स्पेसिफिक टर्म, उसे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जहां से स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज, जैसे घरों में दीवारों से स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन होता है, दीवार की सरफेस स्मूथ नहीं होती तो स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन है, इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। चलिए आगे आते हैं। मिरर में क्या होता है, जो लाइट रे फॉल हुई, whenever a wave strikes a surface, strikes a boundary between two medium, some part is reflected, some part is transmitted। तो कुछ एनर्जी लाइट की यहां से हो जाती है रिफ्लेक्ट, और कुछ एनर्जी वापस कुछ एनर्जी मीडियम में चली जाती है। ये हुआ रिफ्रैक्शन, ये हुआ रिफ्लेक्शन। इसे बोलते हैं अपन ट्रांसमिशन हो गया वेव का, और ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो इंसिडेंट वेव की एनर्जी दो वेव में कन्वर्ट हो गई। ये तो पढ़ा ही आपने, वेव्स में ऐसा होता है, आप जानते ही। अब जो नीचे अंदर वेव आती है ना, नीचे की सरफेस एकदम शाइनी है, तो यहाँ से पूरी ही एनर्जी ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो वेव नीचे गई थी वो ऑलमोस्ट पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड आफ्टर इट इज स्ट्राइकिंग अगेन ऑन द टॉप सरफेस, तो उसमें से भी कुछ एनर्जी फिर बाहर आती है, फिर कुछ रिफ्लेक्ट होती है, फिर कुछ रिफ्लेक्टेड वेव की एनर्जी वापस से रिफ्लेक्ट हुई, वो कुछ बाहर आती है, कुछ अंदर जाती है। तो ये कहानी चलती है। When a light ray strikes top surface of mirror, तो ऐसा कुछ फिनोमेना होता है वहां पे। कुछ एनर्जी लाइट की रिफ्लेक्ट हुई, कुछ अंदर चली गई, जो अंदर गई वो नीचे की सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से बाहर आई, और कई सारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिल सकती है। बिकॉज व्हेन अ लाइट वेव स्ट्राइक्स द सरफेस, थोड़ी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, थोड़ी रिफ्रैक्ट होती है। अब ग्लास और एयर की बाउंड्री की प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन थोड़ा वीक होता है और रिफ्रैक्शन स्ट्रांग होता है। जब भी आपने विंडो में खुद की इमेज देखी है, बहुत फेंट दिखती है आपको। आप अगर विंडो के ग्लास में अपनी इमेज देख सकते हो, आप देखना बाहर का भी दिखता है और थोड़ा फेंट हमको हमारी इमेज भी दिखती है। तो जो हमारी इमेज दिखती है ना, दैट इज ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन, ठीक है। ग्लास जो विंडोज में होता है उनमें हमको फेंट सी हमारी इमेज दिखती है, और बहुत फेंट दिखती है, बिकॉज प्रॉपर्टी है लाइट की कि एयर और ग्लास की बाउंड्री पे उसका रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें एनर्जी कम आती है। तो ये एनर्जी कम होती है, ये ज्यादा होती है। let us assume कि this is 10%, this is 90%, this is not exact, मैं assume कर रहा हूँ कि this is 10%, this is 90%। in actually it depends on the type of glass, लाइट की कौन सी वेवलेंथ है, उस सब पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट हो जाती है। let us assume कि 10% रिफ्लेक्ट हुई थी, 90% अंदर गई थी, ठीक है। तो 90% जो अंदर गई थी वो ऑलमोस्ट 90% पूरी यहाँ जाती है। उस 90% का अब रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, तो 90% का 90%, 81% इंटेंसिटी यहाँ आ जाएगी। अगर यहाँ से 100% लाइट एनर्जी थी, तो यहाँ पे 10% रिफ्लेक्शन हुआ, 90% अंदर गई, उस 90% का 90% बाहर आया, मतलब 81% बाहर आया, और उसका फिर बचा हुआ 9% अंदर चला गया।
इस 9% का फिर पूरा रिफ्लेक्शन हुआ और उसका 90%, 9% का 90%, मतलब 8.1% बाहर आता है रिफ्लेक्ट होके और 0.9% अंदर चले जाता है और एक कहानी चलती है। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी देखो सेकंड रिफ्लेक्शन वाली रे लेके जा रही है, सेकंड वाली रे लेके आ रही है। जो एकदम टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है उसमें बहुत कम एनर्जी है, जो नीचे से रिफ्लेक्ट होकर सेकंड रे आई है उसमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी। तो मल्टीपल रेज आती है मिरर से रिफ्लेक्ट होके, इनमें जो सेकंड होती है वो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की होती है। तो इससे जो इमेज बनी थी वो सबसे ब्राइट होती है। बाकी सारी इमेजेस बहुत फेंट होती है तो हमको दिखती नहीं है इस ब्राइट के सामने। ये ब्राइट इतनी ब्राइट होती है कि बाकी सब इसके सामने दिखती नहीं हमको। और मिरर हम नॉर्मली बहुत पतला बनाते हैं, थिन बनाते हैं, तो ड्यू टू थिन मिरर ये सब बहुत क्लोज होती है। क्लोज होने से फिर हमको एक ही इमेज दिखती है। क्या बात समझ में आई? मिरर में होता क्या है एक्चुअली? वेरी गुड, है ना। सो प्लेन मिरर क्या होता है, उसके अंदर क्या हो रहा है ये समझते अपन, ये समझा अपन ने। एंड प्लेन मिरर को बहुत थिन बनाया जाता है जिससे ये जितनी भी रिफ्लेक्शन की मल्टीपल रेज है सब बहुत क्लोज हो तो हमको ऑलमोस्ट एक ही रेज दिखती है। चलो तो ये अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा व्हाट इज द प्लेन मिरर। नाउ सर मल्टीपल रेज रिफ्लेक्शन एवरी टाइम द सेकेंड रेज मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। हाँ, अगर प्रॉपर्टी ये है कि रिफ्लेक्शन में एनर्जी कम और रिफ्रैक्शन में ज्यादा, तो सेकंड में ही सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, है ना। बिल्कुल। चलो तो ये हमने पढ़ा मिरर के बारे में, आगे बढ़ते ना। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन क्या होता है फॉर्मली डिफाइन नहीं करा, तो लेट अस कम टू रिफ्लेक्शन। तो थोड़ा हटा रहा हूं मैं, रिफ्लेक्शन का आते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? Reflection is a phenomena in which a wave's energy upon hitting a boundary, it reflected or bounced back in the same medium itself. किसी भी वेव की मीडियम चेंज होने में कुछ एनर्जी वापस से उसी मीडियम में आ जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना बस इतना सा है कि whenever a wave strikes a boundary of two medium, some energy of wave is bounced back into the incident medium itself. This is called reflection. अब बात करते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट को हम रेस के टर्म में डील कर सकते हैं, है ना। अगर अच्छा, रे कभी भी सिंगल नहीं होती, किसी भी सोर्स से कभी ऐसा होता नहीं कि एक सिंगल पाथ हो जिससे लाइट आ रही है। तो लाइट हमेशा रेस के ग्रुप में ट्रेवल करती है। वो जो ग्रुप हो सकता है, अगर वो बिल्कुल पैरेलल पाथ है तो उसे बोलते हैं पैरेलल बीम। पैरेलल बीम, अगर पैरेलल लाइट रेस दिखती है तो उसे बोलते हैं पैरेलल बीम। लाइट रेस के ग्रुप को बीम ऑफ लाइट रे कहा जाता है, और अगर वो पैरेलल तो पैरेलल बीम। अगर वो बीम थोड़ी डाइवर्ज कर रही हो लाइक दिस, एनर्जी फ्लो का एरिया बढ़ रहा हो, तो इसे बोलते हैं हम डाइवर्जिंग, और दूसरे केस में कॉन्वर्जिंग बोल देते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो हमने समझा व्हाट इज बीम ऑफ लाइट। लाइट कभी भी सिंगल पाथ पे ट्रेवल नहीं कर रही होती, किसी भी सोर्स से जब लाइट एनर्जी फ्लो करती है तो मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करते हैं। इन मल्टीपल पाथ अगर सारे ही पैरेलल हो तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोल देते हैं, और अदरवाइज कॉन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग दो टाइप की बीम हो सकती है। नाउ if we have a surface on which a parallel beam is striking, और रिफ्लेक्टेड बीम भी हमें पैरेलल मिलती है, तो हम इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन, स्पेक्युलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट समटाइम्स वी हैव सर्फेसेस लाइक वॉल्स इन आवर रूम जिन पे अगर पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वहां से पैरेलल लाइट बीम ही जाए। अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह से लाइट रे आ सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि पैरेलल लाइट रेज ही रिफ्लेक्ट हो क्या है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सो ऑन सम सरफेसेस रिफ्लेक्शन इज स्मूथ और रेगुलर और स्पेक्युलर, और सम सरफेस को बोल देते हैं इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का? ओके
ये सब टेंशन में पढ़ाते हैं आपको, फिर भी मेरा काम है आपको सब चीज वापस से शुरू से बताना, इसलिए मैंने तो बता दिया वापस से। ठीक है, नाउ इफ आई हैव अ सरफेस, उस पर लाइट रे इंसिडेंट हुई है, तो देयर विल बी अ रिफ्लेक्टेड लाइट रे। The point on which light is incident is called point of incidence. At the point of incidence, if I draw a line which is normal to the surface, this is called normal. इसको कहा जाता है नॉर्मल, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। सब आपको पता है बट मुझे तो बताना पड़ेगा। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। The angle that the incident ray is making with the normal is called angle of incidence, and the angle the reflected ray is making with normal is called angle of reflection. So this is called angle of incidence and this is called angle of reflection. The angle that incident ray makes with the surface is called glancing angle, angle of glance, glancing angle. और ये वाला एंगल भी ग्लांसिंग एंगल ही होता है बिकॉज यू नो आई एंड आर इक्वल, तो ये भी ग्लांसिंग एंगल। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता चला, हमने ऑब्जर्व करा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन अ प्लेन। सेकेंड, आई इक्वल टू आर, ना सब पढ़ा हुआ है आपने। तो ये हो गए हमारे पास दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख लीजिए आप भी, व्हाट आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई डाउट इनमें? सब लिख लिया? सब लिख लिया आपने? यस, ओके, वेरी गुड। चलो अब प्रूव करते, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करते अपन, है ना। एंड लेट्स जस्ट टेक हेल्प ऑफ Fermat principle. So let us prove this law of reflection using the concept we know that light follows Fermat principle. Light Fermat principle follow करती है तो उसको यूज करके हम प्रूव करते हैं। चलिए, if I have a plane surface, इस पे लाइट स्ट्राइक हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। Let assume there are 2 points. This is a point A and there is a point here which is point B. And let's show a plane containing this point like this. मैंने एक डॉटेड प्लेन बनाया है जिसमें दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, है ना। दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी, वो दोनों एक वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहे हैं व्हिच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। if light ray wants to go from A to B for the shortest time, अगर उसे फर्मेट प्रिंसिपल फॉलो करना है तो शॉर्टेस्ट टाइम में जाना पड़ेगा। फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम इट मस्ट ट्रेवल इन दिस प्लेन ओनली, वो इसी वर्टिकल प्लेन में ट्रेवल करना चाहिए। अदरवाइज वो किसी और प्लेन में जब जाएगी तो उसकी पाथ लेंथ बढ़ जाएगी। अगर वो किसी और प्लेन में जाए तो इट मस्ट ट्रेवल मोर पाथ लेंथ, अगर किसी और प्लेन में जाए, है ना। जैसे आप घर में भी ऐसा इमेजिन कर सकते हो, जैसे इस दीवार पे, इस बोर्ड पे मुझे 2 पॉइंट में एक पॉइंट से यहाँ जाना है, तो मैं इसी प्लेन में जाऊं तो टाइम कम लगेगा क्योंकि लेंथ कम आएगी। अगर मैं यहाँ बाहर आके यहाँ से पहले ऐसे इधर आऊं फिर यहाँ से इधर जाऊं तो ऑफकोर्स पाथ लेंथ ज्यादा होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। इज दिस क्लियर? फॉर्मेट प्रिंसिपल बोलता है टाइम मिनिमम होगा, ऐसे ही पाथ होना चाहिए। तो ये सारे पाथ जो उस प्लेन में नहीं है वो सब तो रूल आउट हो जाना चाहिए बिकॉज दे विल cause light ray to travel on a path which has more length, so time will be more. तो लाइट ऐसा तो ट्रेवल करेगी नहीं जिस पर टाइम ज्यादा लगे, तो ऐसे पाथ पे चलना चाहेगी जिस पर टाइम सबसे कम लगे। फॉर दैट दिस इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे शुड बी इन द सेम वर्टिकल प्लेन। आ रहा है बात समझ में? ये सभी बच्चे, चलो बच्चे बोल रहे यस, वेरी गुड, है ना। so this is how we can explain why incident light ray, reflected light ray and normal are in same plane. otherwise टाइम पाथ बड़ा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। चलो अब आई और आर इक्वल होना चाहिए भी प्रूव करते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई हमको कि ए और बी का जो वर्टिकल प्लेन है उसी में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। चलो उसी प्लेन को देखते हैं। लेट्स से बोर्ड इज दैट प्लेन एंड दिस वाज द सरफेस जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही, ठीक है। एंड देयर वर अ पॉइंट ए हियर एंड पॉइंट बी हियर। पॉइंट ए से बी लाइट को जाना है, पॉइंट ए से बी लाइट को जाना है।
ठीक है। अब बी पर जाना इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू बी की जो इमेज है उस पर जाना। बी की एक इमेज बनाई मैंने, बी का जितना हाइट थी सरफेस से उतनी हाइट पे नीचे मैंने एक बी डैश पॉइंट लिया। अब पाथ फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस इज आइडेंटिकल, मैं थोड़ा पाथ अलग तरह का दिखाता हूं। अब पाथ फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस actually identical in length a path from A to B dash like this। अगर मैं A से B एक पाथ ऐसा बनाऊं तो इसकी लेंथ बिल्कुल सेम होगी जो A से मैं B डैश जाने के लिए पाथ बनाऊंगा लाइक दिस, है ना। मान लो A से किसी C पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक करती है मिरर पे और B तक जाती है, तो ये पाथ और A से C से B डैश जाना, ये पाथ बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे ज्योमेट्रिकली। एम आई करेक्ट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये बच्चे मुझे बोल रहे हैं यस, है ना। देख लीजिए मैं सही बोल रहा हूँ ना भाई। सी से बी और सी से बी डैश की लेंथ इक्वल होगी, ज्योमेट्री से आप प्रूव कर सकते हो, बिकॉज दिस टू ट्राइंगल विल बिकम कॉन्ग्रुएंट, है ना। चलो, क्योंकि ये लेंथ तो कॉमन है, ये एक 90 डिग्री एंगल है और ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो ये दोनों लेंथ इक्वल आएगी, मतलब कॉन्ग्रुएंट क्यों है। अब बताओ ए से बी डैश जाना और ए से बी जाना अगर आइडेंटिकल है, ए से बी डैश जाने के लिए सबसे कम टाइम लगे तो कैसे पाथ पे चलना चाहिए? ए से बी डैश जाने के लिए सबसे कम टाइम लगे इसके लिए कैसे पाथ पे चलना चाहिए? स्ट्रेट, बिल्कुल सही, स्ट्रेट पाथ पे चलना चाहिए। अगर आपको ए से बी डैश जाना है और आपको ऐसे पाथ पे जाना है जिसपे सबसे कम टाइम लगे, तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा पाथ लेना चाहिए। you should take a straight path like this। तो मिनिमम टाइम का पाथ ऐसा होगा जो स्ट्रेट है ना। इन दैट केस अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊं तो ये एंगल, लेट्स से दिस वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ if this is I, this should also be I, vertically opposite angle है। if this is I, this should also be I, vertically opposite angle है। अच्छा, B जाना और B डैश जाना आइडेंटिकल थे, तो यहाँ पे B डैश के बदले मैं यहाँ ऊपर B भी दिखा देता हूँ। हमने ये समझ लिया कि A से B डैश जाने के लिए सबसे छोटा पाथ ये है, इसके करस्पॉन्डिंग A से B जाने का जो पाथ होगा वो यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो ऐसा बन जाएगा, और अगर इधर I एंगल है तो इधर भी एंगल I हो जाएगा ज्योमेट्री से। इसका मतलब I और R इक्वल हो गए, हमारा I और R इक्वल हो गए, दिख रहा है ये। तो हमने प्रूव कर दिया यूजिंग ज्योमेट्री दैट I and R is equal बाय फर्मेट प्रिंसिपल। विद हेल्प ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल मैंने ये दोनों लॉ प्रूव कर दिए। समझ में आई बात? फर्मेट प्रिंसिपल से हमने प्रूव कर दिया कि नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and A and B point, the incident ray and reflected ray should be in same plane। सेकेंड थिंग हमने प्रूव कर दी कि I और R इक्वल होना चाहिए फॉर ऑप्टिमम पाथ। आर दिस थिंग क्लियर? यस, वेरी गुड, है ना। चलो सब बच्चे जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। क्या ये नोट हो गया? यस, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आज अपन एक काम करते हैं, यहीं रुकते हैं बिकॉज आपका ऑफिशियल टाइम भी हो गया है ना। सो लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक हियर। सो आज अपन ने रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड फिर नेक्स्ट क्लास में चीजें स्टार्ट करेंगे। प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाता है, उसको कहाँ से देख सकते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। तो अराउंड 3 लेक्चर लगते हैं बेसिक्स प्लस प्लेन मिरर कंप्लीट करने के लिए। तो एक हुआ अपना, अराउंड 2 लेक्चर और लगेंगे अपन को, 2 या 1.5 में भी कंप्लीट हो सकता है, तो अपन प्लेन मिरर तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, और आई और आर इक्वल कैसे होगा मैं बता देता हूँ। देखो ये एंगल आई था, इसको मिरर इमेज बनाएंगे इसकी, तो ये वाला पार्ट बनेगा, है ना। नाउ दिस टू एंगल्स वर इक्वल, ये अपन ने बात करी थी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन रहे थे, तो ये दोनों एंगल इक्वल थे। इफ दे वर इक्वल तो वर्टिकल से यहाँ और यहाँ एंगल भी इक्वल होंगे। दिस इज आई, दिस शुड आल्सो बी आई, और इसी को अपन ने रिफ्रैक्शन का एंगल बोला था, इसी को रिफ्लेक्शन का एंगल बोला था, तो दिस इज आल्सो आई, तो आर इक्वल टू आई हो गया, ठीक है। चलो, फिर अंशिका बोल रही है कि क्लास अटेंड करना चाहिए क्या?
मैं बोल रहा हूँ कि क्लास आप अटेंड करिए, जिन बच्चों का पहले हो चुका है वो भी करिए, आपके लिए रिकैप हो गया एक तरह से, अच्छे से याद हो जाएगी सारी चीजें। हो सकता है कि कुछ चीजें मैं शायद ज्यादा डिटेल में लूंगा इस क्लास में, क्योंकि मुझे ऐसा बोला है कि आप सब बच्चे बहुत टॉप बच्चे जो है सब है, तो मैं चीजें क्वेश्चन टफ वाले भी लूंगा, है ना। चीजों को समझाने के लिए टफ तरीके भी यूज कर सकता हूँ, तो आपको हो सकता है चीजें ज्यादा मिल जाए। हो सकता है कि आपको पहले भी ज्यादा अच्छे से पढ़ा दिया था, सारी चीजें अच्छे लेवल पे करा दी थी, तो हो सकता है सारी चीज रिपीट हो, पर रिपीट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, याद ही ज्यादा हो जाएगा अपन को, है ना। तो आई विल सजेस्ट कि सब बच्चों को करना चाहिए, ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं सबको करना चाहिए, जिनका पहले हो गया उनको भी करना चाहिए। देन कुछ बच्चों ने बोला था होमवर्क की बात, तो अब आप आज जितनी चीजें हुई है उस पर मिक्स होमवर्क मिलेगा यार आपके मॉड्यूल में, तो आप लोग क्वेश्चन पहले भी कर चुके जो एडवांस वाले वो करो स्टार्ट, जिन्होंने नहीं करा था एडवांस में वो बच्चे स्टार्ट कर दो क्वेश्चंस करना, बट कई क्वेश्चन अटकेंगे क्योंकि सारी चीज पढ़ी नहीं अपन ने, और बहुत मिक्स से चीजें, और आज अपन ने जितनी चीजें पढ़ी उस पर ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं, तो आज के लिए कोई ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट क्लास के बाद ज्यादा होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। चलो ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।